हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आर के क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी का केमिकल काइनेटिक्स का भाग 2 यानी कि वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर। रासायनिक बलगतिकी के पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सब विषयों पर हमने चर्चा किया था। और रासायनिक बलगतिकी का जो ये वीडियो नंबर 2 बन रहा है, यानी कि रासायनिक बलगतिकी भाग 2 जो है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग माने रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग या दर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा। और यह भी एक बात है, यह जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है या दर है, यह इस चैप्टर का नींव है। नींव का मतलब मेन जड़ है। अगर यह आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आपको कदापि भी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया करके जो अभी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी का जो वेग है, रासायनिक बलगतिकी में जो अभिक्रिया का वेग है या अभिक्रिया का जो दर है वो क्या होता है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते किसे हैं। देखिए, नाम आ रहा है वेग। आप लोग जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। आप लोग यही नहीं जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा समय, यही होता है वेग बराबर। तो आप कहेंगे कि सर वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, जाहिर सी बात है। तो अभिक्रिया का वेग बताना है तो अभिक्रिया का विस्थापन बटा में लगा समय, यही नहीं कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो कि चूंकि हमको यहाँ पे पढ़ाना है अभिक्रिया का वेग, तो आप जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का विस्थापन बटा में समय, यही ना होगा जी। क्या हो जाएगा, वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का विस्थापन बटा में लगा समय, यही होगा। बोलिए आप लोग, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, तो अब हमको ये बात बताइएगा, क्या अभिक्रिया में विस्थापन होगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इस जगह पर कोई हमने केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। मान लीजिए इसमें हम कोई अन्य 2-3 पदार्थ मिला करके कोई रासायनिक अभिक्रियाएं करा रहे हैं। इस जगह पर हम कोई रासायनिक अभिक्रियाएं करा रहे हैं, मान लिए। तो ये बताइए, क्या इसमें विस्थापन होगा, माने यह अपना जगह छोड़कर यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको हमेशा लाइफ में याद रखना है, कभी भी अभिक्रिया में विस्थापन नहीं होगा। यानी कि एक जगह पर कहीं हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसी प्लेस पर केमिकल रिएक्शन होगा। ये मत समझिएगा कि केमिकल रिएक्शन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसमें विस्थापन होगा। ऐसी कुछ आप कभी भी लाइफ में अपने मत सोचिएगा कि हाँ ये होता है, वो होता है, अभिक्रिया में विस्थापन होता है। अभिक्रिया में विस्थापन कदापि नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा जो सूत्र बनाया है, यह हमारा सूत्र गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का विस्थापन बटा में लगा समय कदापि नहीं हो सकता है। तो भाई अब कहोगे कि सर आखिर में अभिक्रिया का वेग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब हम उसको बताने जा रहे हैं। अभी आपको सिर्फ ये बताया कि ये मत बोलिएगा कि विस्थापन बटा में समय हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। क्यों? क्योंकि आप कभी भी लाइफ में याद रखिएगा, कभी भी अभिक्रिया में विस्थापन नहीं होता है।
तो पूछोगे ना कि सर तब अभिक्रिया में होता क्या है? समय तो लगता है, अभिक्रिया होने में समय तो लगता है, ये तो बात सही है, लेकिन अभिक्रिया में विस्थापन नहीं होता है, तो आखिर हम लोग इसका वेग कैसे निकालेंगे? तो चलिए उसी को हम अब बताने जा रहे हैं। आप खुद सोचिएगा, मान लीजिए कि हमने यहां पर कोई अभिकारक लिया है, ठीक है। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो हमारा कोई दूसरा पदार्थ बन रहा है बी। मान लिए कि यह कोई अभिकारक लिए हैं या यह कोई पदार्थ लिए हैं, और इस पदार्थ को जब गर्म कर रहे हैं तो हमारा कोई उत्पाद बन रहा है बी। इस पदार्थ को लिए हैं, हम स्वयं लिए हैं ना, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो गर्म करने के बाद जो हमारा पदार्थ बना है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। यानी कि ए अभिकारक है जो स्वयं लिए हैं, और एक को ही गर्म किए हैं, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे हमारा बी एक उत्पाद बन गया है। यानी कि अब तक हम लोग यही समझे कि ए एक अभिकारक हुआ और बी एक क्या हुआ? उत्पाद है, ठीक है। अब जो ए लिए थे हम, इसकी कुछ ना कुछ मात्रा लेंगे, बोलिए। तो मान लीजिए कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 का मतलब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो अभिकारक की कुछ मात्रा लेंगे हम। अभिकारक की कुछ मात्रा लेकर तभी ना अभिक्रिया कराएंगे, बोलिए। यानी कहने का मतलब यह है कि हमको कोई उत्पाद बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो हमको कोई उत्पाद बनाने के लिए हमको कोई रिएक्टेंट अभिकारक लेंगे। बिना किसी अभिकारक के तो कुछ नया पदार्थ बनेगा ही नहीं। हमको चावल बनाना था, या मान लीजिए कि हमको रोटी बनाना था, तो हमको एक अभिकारक के रूप में आटा लेना पड़ा। आटे के हमने क्या किया? गुथाई क्रिया किया, उसके बाद से उसको पतले पतले रूपों में क्या क्रिया बना करके सेका। तो क्या हुआ? रोटी बनाने के लिए रोटी एक उत्पाद है, रोटी एक उत्पाद है, और रोटी बनाने के लिए हमने अभिकारक क्या लिया हुआ है? आटा। उसी प्रकार मान लीजिए कि हमने एक अभिकारक लिया था, तो कुछ ना कुछ मात्रा इसका लेंगे ना जी। जैसे कि हमको 10 रोटी बनाना था, तो हमने आधा केजी आटा ले लिया। तो आधा केजी आटा वह क्या हुआ? अभिकारक हुआ। और उसी आधे केजी आटे से हम 10 रोटी बनाना चाहते हैं, तो 10 तो एक ही बार बनेगा नहीं, धीरे 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 बनेगा, बोलिए। कहने का मतलब यह है कि हमने ए अभिकारक लिया और इसको गर्म करके उत्पाद में परिवर्तित करना है। तो ए की कुछ मात्रा लोगे कि नहीं लोगे? मान लीजिए कि ए की मात्रा हमने 10 मोल प्रति लीटर ले लिया, ठीक है। माने ए मोल को एक कोई पदार्थ है जिसका नाम है ए, और उसकी कितनी मात्रा लिया गया है? 10 मोल। अब इसको क्या किया गया है? गर्म करेंगे तो हमारा उत्पाद बन रहा है बी, बन रहा है ना। तो समझिए t बराबर 0 पर, यानी कि समय शुरू ही नहीं हुआ है, तब उस समय अभिकारक आप जितना लिए रहेंगे उतना ही रहेगा, और उत्पाद आपका थोड़ा भी नहीं बना होगा। इस पॉइंट को आप नोटेड रखिए। कौन सा पॉइंट है? कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 का अभिप्राय यह है कि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो अभिकारक की कुछ ना कुछ हम मात्रा लेंगे। जैसे यहां पर सोचिएगा, आटा हमने ले लिया था और आटे से हमको रोटी बनाना था। क्या बनाना था? रोटी बनाना था, ठीक है। तो हम आटा लेंगे तो आटा की कुछ क्वांटिटी लेंगे। आटा हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और रोटी हमारा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो आटे की कुछ क्वांटिटी लेंगे, कुछ मात्रा लेंगे। चलिए मान लीजिए कि 1 केजी हमने आटा ले लिया, और 1 केजी आटे से हमको रोटी बनाना है। तो ये बताइए, जब समय आप रोटी बनाना चालू ही नहीं किए हैं, अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो उसको t बराबर 0 कहेंगे ना। अर्थात जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, 1 केजी आटा रहेगा, अभी हमारी रोटी नहीं बनी होगी, कुछ नहीं, रोटी की क्वांटिटी क्या होगी? 0। उसी प्रकार t बराबर 0 पर ए मोल, जो एक कोई पदार्थ है, वह कितना मोल लिए हैं? 10 मोल लिए हैं, तो वह 10 ही मोल लोगे।
और उस समय हमारा किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट उत्पाद नहीं बना होगा। ठीक है, अब चलते हैं। मान लीजिए कि 20 मिनट बाद, टी अब कितना हो गया, 20 मिनट बाद मान लीजिए कि हमने रोटी बना दिया, 10 रोटी बना दी जाए। ठीक है, 20 मिनट के बाद हमने 10 रोटी बना दिया, तो ये बताइए इसी 10 रोटी का जितना बना होगा इसी आटे में से ना घट कर इधर बना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है, रोटी बनाना हम शुरू कर दिए हैं, तो हुआ क्या है कि जब 10 रोटी इधर बना दिए तो 10 रोटी के बराबर इधर उतना आटा में कमी आएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अब इधर 20 मिनट के बाद अब इधर 1 केजी आटा नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि तुम 10 रोटी उसी में से बना चुके हो। यानी कि मान लिए कि चलिए भाई हमने आधा केजी आटा का रोटी इधर 10 बना दिया है, अभी भी आधा केजी हमारा बचा हुआ है। समझ में कुछ आ रहा है? उसी प्रकार जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है या टी समय बाद, ठीक है, टी समय बाद सोचिए, टी समय बाद मान लीजिए कि इधर 4 मोल बन गया, इधर 4 मोल क्या हो गया, बन गया। अब हमको बताइएगा तो जब इधर 4 मोल बन गया तो ये छू मंत्र से नहीं ना बना है जी, ये जादू मंत्र से बना नहीं है, ये इधर की ही मात्रा को उधर अब जा रही है। तो ये बताइए यह अब इधर मात्रा कितना बच जाएगा, 10 - 4, यानी कि इधर हमारा 6 मोल अब बच जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई थी, जब t बराबर 0 था, उस समय अभिकारक की जो सांद्रता थी 10 मोल थी, अभिकारक की जो मात्रा थी 10 मोल थी, और उस समय हमारा कुछ भी उत्पाद नहीं बना था। कुछ समय के बाद जब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 4 मोल उत्पाद बन गया, तो हुआ क्या, अब इसकी क्वांटिटी घटेगी। यानी कहने का मतलब इसी में से ना उत्पाद भी बन रहा है, इसी में से ना हमारा उत्पाद भी बन रहा है, तो उत्पाद भी यानी कि 4 मोल बन गया है, तो हमारा अभिकारक का कितना मात्रा बचा होगा, 6 मोल। ठीक है, जैसे शुरू में हमने 1 केजी आटा ले लिया था और हमारा पर्पज यह था कि हमको रोटी बनाना है, तो 1 केजी आटा लिए थे, रोटी बनाना शुरू ही नहीं किए हैं, अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं कराया है, तो हमारा रोटी की संख्या 0 थी। यानी कि शुरू में अभिकारक जितना मात्रा लिया रहोगे उतना रहेगा, उत्पाद कुछ नहीं होगा। 20 मिनट के बाद 10 रोटी इधर बन गई थी, यानी कि 10 रोटी बनी है, तब अब आटा जो था, आटा की मात्रा में कमी आई होगी, क्योंकि उसी से ना रोटी बन रहा है। यानी कि 10 मिनट के बाद आटे की सांद्रता में कमी आने लगी, आटे की मात्रा में कमी आने लगी और रोटी की मात्रा में वृद्धि होने लगी। यानी कि उत्पाद बढ़ने लगा और अभिकारक घटने लगा। कब? जब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई तब। ठीक है, अब हमको समझिएगा। देखिए ये सब स्टेटमेंट से हमको सिर्फ यही पता चल रहा है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, समझिए, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई होती है, पहले जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई रहती है, तो अभिकारक की मात्रा जो है वह ज्यादा होता है और उत्पाद की मात्रा 0 होता है। पहला कंडीशन। जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है तो उस समय अभिकारक की मात्रा अधिक होता है, ज्यादा होता है और उत्पाद की मात्रा 0 होता है। जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तब हम लोग ये देखते हैं कि उत्पाद की मात्रा बढ़ने लगती है और अभिकारक की मात्रा घटने लगती है। ठीक है, मैंने ये चीज समझ गया कि जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो अभिकारक की जो मात्रा है वह घटने लगती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ने लगती है। कोई दिक्कत? अब एक टॉपिक सुनिए।
देखिए इसमें अभिकारक की जो मात्रा घट रही है, उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है। इस मात्रा को हम लोग मात्रा ना बोल करके सांद्रता से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? सांद्रता से। बोलिएगा मत। यानी कहने का मतलब यह है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तब अभिकारक की जो सांद्रता है, मात्रा ना बोल करके सांद्रता बोलते हैं। अब यहां पर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। मात्रा समझ जाते हैं जल्दी से, इसीलिए मात्रा ही 1-2 बार रिपीट किए, उसके बाद सांद्रता ही हम लोग शब्द का यूज करेंगे। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटने लगती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है। अब इस सांद्रता का जो यूनिट लिया जाता है वह यूनिट होता है मोल प्रति लीटर। क्या यूनिट होता है? मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब अब तक हम लोग ये समझ गए कि अगर कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो अभिकारक की जो सांद्रता है, मात्रा है, वह घटने लगती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ने लगती है। यानी कि जब कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है, समय तो लगता है, उस अभिक्रिया में विस्थापन नहीं होता है, परंतु हम लोग ये देखते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। इसका 10 था, T समय के बाद 6 मोल बच गया, यानी कि 4 मोल की कमी आई। इसका 0 था सांद्रता, जब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई तो इसकी सांद्रता क्या हो गया? 0 से 4 हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया में विस्थापन तो नहीं हो रहा है, लेकिन यह देख रहे हैं कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। समय भी लग रहा है, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक यहां पे क्लियर करना है, देखिएगा ध्यान से। इसकी सांद्रता पहले 0 थी, इसकी सांद्रता पहले क्या थी? 0 थी, और बाद में क्या हो गया? 4 हो गया। यानी कि इसकी सांद्रता में 4 की वृद्धि हुई। क्या हुई? 4 की वृद्धि हुई। याद रखिएगा, उत्पाद जो था उसकी सांद्रता में 4 की वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या था? 0 था, और कुछ समय बाद तुम्हारा क्या हो गया? 4 हो गया। यानी कि उत्पाद के सांद्रता में 4 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब समझिए, इसकी जो सांद्रता था पहले 10 मोल था, T समय के बाद यह 6 मोल हो गया। यानी कि हुई क्या है? 10 से 6, यानी कि सांद्रता पहले 10 थी और बाद में कितनी हो गई है? 4, यानी 6। समझिए, पहले सांद्रता 10 थी और बाद में क्या हो गई है? 6। इसका मतलब यह है कि इसकी सांद्रता में 4 की कमी आई है। सोचिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब यह है कि इसकी सांद्रता में 4 की कमी आई है। 10 था, 10 से 6 हो गया, यानी कि 4 घटा हुआ है, और इसकी सांद्रता में क्या हुई है? 4 की वृद्धि हुई है। हम ये जानते हैं कि जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है, घटी ही है, 4 की कमी हुई है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। सही बात है। एक टॉपिक और कवर करना है, जितनी अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, जितनी अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, उतनी ही उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। यानी कि अभिकारक की सांद्रता में कमी बराबर उत्पाद की हुई सांद्रता में वृद्धि। अरे भाई, जितना आटा कम होगा उतना ही ना उधर रोटी जाकर बनेगा जी। इधर 10 रोटी के बराबर अगर आटा कम हुआ है तभी ना इधर 10 रोटी के बराबर बनेगा। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा इतना टॉपिक, अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अभिकारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो कमी और बढ़ोतरी होता है वह आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अब तक हम लोग यह समझ गए कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन नहीं होता है, समय तो लगता है, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है। चूंकि हमको पढ़ाना है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है। सही बात है। तो हुआ ये कि अभिक्रिया में तो विस्थापन नहीं होती है, हाँ, लेकिन ये देखे हैं कि अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन होता है।
अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ये होता है, समय भी लगता है। तो चलिए हम लोग फटाक से सूत्र स्थापित कर लेते हैं अभिक्रिया का वेग या दर का। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में अगर आया होगा तभी आपको अभिक्रिया का वेग या दर का समीकरण समझ में आएगा। देखिए आप समझ गए कि चूंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, यही होता है विस्थापन बटा में समय, वेग बराबर। तो हुआ क्या, अभिक्रिया में तो विस्थापन नहीं होता है ना, तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा, अभिक्रिया का वेग का सूत्र क्या आ जाएगा, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन, सांद्रता में हुआ परिवर्तन, ठीक है, बटा में लगा समय, लगा समय, ठीक है। आप लोग का मत भूलिएगा, यही होता है अभिक्रिया का वेग का समीकरण। क्या सूत्र होता है, अभिक्रिया का वेग का क्या सूत्र होता है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय। देखिए अभिक्रिया के वेग को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, अभिक्रिया के वेग को या दर को। और विकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन को डिफरेंट dx से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, dx से। और समय में जो चेंजिंग आती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, dt से, ठीक है। तो यह भी एक सूत्र याद रखिएगा, डायरेक्ट R बराबर dx बटा में dt, ठीक है। R बराबर dx बटा में dt का मतलब क्या है, R माने अभिक्रिया का वेग या दर है, dx क्या है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन है, और dt क्या है, लगा समय है, ठीक है। अब समझिए अभिकारक के लिए आपसे कोई पूछेगा कि भाई हमको ये बताइए अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अभिकारक के लिए अगर अभिक्रिया का वेग आपसे कोई पूछ दे तो क्या बताओगे, तो उसके लिए वेग बराबर हो जाएगा अभिकारक के सांद्रता में हुआ कमी। आप जानते हैं कि अभिकारक के सांद्रता में कमी आता है ना जी, तो क्या लिखेंगे, अभिकारक के सांद्रता में हुआ कमी, हुई कमी, और बटा में लगा समय, क्या हो जाएगा, लगा समय। कमी हुई है तो यहां पर क्या चिन्ह हो जाएगा, ऋण, ठीक है। तो यहां से क्या सूत्र बन सकता है, R बराबर माइनस dx बटा में dt, ठीक है, क्योंकि किसके लिए है, अभिकारक के लिए है। और अभिकारक के लिए क्या हो जाएगा, सांद्रता में कमी आएगी तो नेगेटिव। उत्पाद के लिए अगर आपसे कोई पूछते हैं, उत्पाद के लिए तो कुछ नहीं, वही हो जाएगा, उत्पाद के लिए वेग बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि, ये ना होगा जी, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि, सांद्रता में हुई वृद्धि, और बट्टे में लगा समय, लगा समय, ठीक है। अब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, आप लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, R बराबर प्लस dx बटा में dt, ठीक है, याद रखेंगे ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग का क्या सूत्र होता है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन तथा लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। बड़ी डीपली आपको शून्य से उठाए हैं बाबू, कैसे कैसे आपको ऊपर लेकर गए हैं, कहां पे, किताब की आपके अंदर यह सोच आए कि अभिक्रिया में वेग नहीं होता है, अभिक्रिया में विस्थापन नहीं होता है, सॉरी, अभिक्रिया में विस्थापन नहीं होता है, अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन
तथा लगे समय के अनुपात को ही हम लोग अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक है, अभिकारक के लिए लेंगे तो अभिकारक के सांद्रता में कमी होती है, तो अभिकारक के सांद्रता में हुई कमी बराबर लगा बटा में लगा समय, R बराबर dx बटा में dt। उत्पाद के लिए लेंगे तो उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटा में लगा समय, R बराबर dx बटा में dt। ठीक है, तो ये अब तक हो गया आपका किसके लिए फॉर्मूला हो गया, अभिक्रिया का वेग या दर के लिए सूत्र हो गया। अभिकारक के लिए प्रश्नली पूछेगा तो ये हो गया, उत्पाद के लिए पूछेगा तो ये हो गया। ठीक है, इतना टॉपिक नोट करिए। इसमें अभी एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। आप चलिए देखिए, एक टॉपिक हमको बताना है। इस टॉपिक को बताने के लिए हमको एक अभी स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, ये कोई अभिक्रिया है ए एरो बी, मान लिए ए जो मात्रा है हम शुरू में कितना लेकर बैठे हुए हैं, t बराबर 0 पर, यानी कि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो यह मान लीजिए कि हमने 10 मोल इसकी मात्रा लिया था, तो क्या ये कुछ बनेगा, नहीं, कुछ नहीं बना होगा। कुछ समय बाद 2 सेकेंड के बाद यह मान लीजिए कि यह 4 मोल इधर बन गया। सोचिएगा ध्यान से, 2 सेकेंड के बाद यह 4 मोल इधर बन गया, तो इधर कितने की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, 10 माइनस 4, इधर इतना घटा होगा, यानी कि ये इधर बच गया है 6 मोल। ठीक है, सोचिएगा ध्यान से, यह कोई अभिक्रिया लिए थे ए एरो बी, ए की सांद्रता शुरू में कितनी थी, 10 थी, तो उत्पाद कुछ नहीं बना होगा। 2 सेकेंड के बाद ये जो है 4 मोल उत्पाद बन जा रहा है, तो ये कितना बचा होगा, 6 मोल। चलिए इसके लिए हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, निकालें। चलिए ये बताइए, अगर हम लोग निकालेंगे किसके लिए, अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, यहां से बताइए क्या हो जाएगा, अभिकारक के सांद्रता में हुई कमी। तो ये बताइए, अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं, तो अभिकारक के सांद्रता में हुई कमी, कितने की कमी हुई है, 10 से 6 हो गया, यानी कि 4 की कमी हुई है। ओके ना जी, अभिकारक के सांद्रता में हुई कमी, 10 था 4 बन गया, तो इधर 4 घटा होगा, यानी कि सांद्रता में 4 की कमी, और बटा में लगा समय। परंतु अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए, अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकाले हैं तो -2 आया है। चलिए उत्पाद के लिए निकालते हैं, किसके लिए, उत्पाद के लिए। उत्पाद के लिए तो उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता 0 था 4 हो गया, यानी कि 4 की वृद्धि हुई है, और समय कितना लग रहा है, 2 ही सेकेंड ना, बटा में 2 बराबर 2। यानी कहने का मतलब यह है कि अभिकारक के लिए भी अगर अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं, अभिकारक के लिए भी अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, उत्पाद के लिए भी अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है। अरे यार ये क्या फंडा है, अब इसका माइनस आ रहा है बशर्ते, और इसका क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इससे हमको यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई भी अभिक्रिया है तो उसका जो वेग है, आप अभिकारक के लिए निकालिए या उत्पाद के लिए निकालिए, आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, बोलेंगे नहीं ना, कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसमें जो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, किसी के लिए भी आप अभिक्रिया का वेग निकालिए, वह आपस में सभी क्या आएंगे, बराबर आएंगे, जिस प्रकार आपको हमने यहां पर एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब आप इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए सूत्र क्या बनाएंगे, V बराबर, अभिकारक के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय।
यही ना होगा इसके, परंतु यह अभिकारक है तो अभिकारक के सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर आप इसके लिए निकाल रहे हैं उत्पाद के लिए, तो उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि, मान लीजिए कि इसकी सांद्रता में डेल्टा बी की वृद्धि हुई है, इसकी सांद्रता में डेल्टा ए की कमी हुई है, बोलिए, तो इसके लिए अगर निकालेंगे उत्पाद के लिए तो क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटा में लगा समय। बोलिए, चलिए समय को यहां पे भी इसको डेल्टा से ही प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब आप जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इस अभिक्रिया के लिए आपसे कोई पूछेगा, इस अभिक्रिया के लिए आपका दर समीकरण बताइए या वेग बताइए, तो आप कुछ मत बोलिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा कि अभिकारक की सांद्रता बटा में लगा समय बराबर उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय। परंतु एक में माइनस जरूर लगा रहेगा अभिकारक में, ठीक है। तो यह अभिक्रिया के लिए आपका क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन 6 था यहाँ पे, तो चूंकि 6 न मान करके डेल्टा ए मान लिया है। बारी बारी से अगर निकालेंगे तो इसकी सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय, अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक से हमने निकाल लिया। उत्पाद से अगर अभिक्रिया का वेग निकाले हैं तो उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटा में लगा समय। और आप जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि अभी आपको हमने यहाँ पे ग्रुप करके दिखाया। तो अर्थात क्या लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग या दर बराबर आर बराबर चाहे कैपिटल वी बराबर, अर्थात क्या लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात यही लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का दर या वेग बराबर माइनस डेल्टा ए बटा में डी टी बराबर डेल्टा बी बटा में डेल्टा टी। अर्थात अभिकारक के लिए या उत्पाद के लिए, किसी के लिए भी आप अभिक्रिया का दर या वेग निकालिए, वह आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा, बशर्ते अभिकारक में ऋण चिन्ह लगा रहेगा। इसका मतलब वह होगा कि उसकी सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। और उत्पाद के लिए पॉजिटिव लगा रहेगा, इसका मतलब यह होगा कि उसकी सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ठीक है, तो इस तरह से अभी तक ने हमने सिर्फ आपको पढ़ाया अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग के लिए कैसे हम लोग सूत्र प्राप्त करते हैं वो बताया। आगे जो नेक्स्ट आपका वीडियो बनेगा अभिक्रिया के वेग निकालने के लिए, अभिक्रिया के वेग निकालने के लिए बहुत सारे आपके फॉर्मूले हम बताएंगे, कैसे आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का आप वेग समीकरण लिखेंगे। जो अगला आने वाला वीडियो रहेगा वो भी बहुत इंटरेस्टेड, बहुत मजेदार वीडियो होगा। हाँ, बशर्ते आपको यह वीडियो कंफर्म होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये जो जितना टॉपिक आपको पढ़ाए हैं ये टॉपिक आप क्लियर करिए, नोट्स बनाइए। अगर उसके बावजूद भी कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे संपर्क करिए, कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका सॉल्व करेंगे आपको। ठीक है, ठीक है बाबू, तो आप लोग इतना पहले तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।